नमस्कार बच्चों। हाँ तो बेटा आज हम यूनिट फर्स्ट के नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर नेक्स्ट जो आपका टॉपिक होगा वो टॉपिक है बेटा आपका डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। पीछे का आपने रिवाइज कर लिया होगा, पढ़ लिया होगा, सारा नोट्स प्रिपेयर कर लिए होंगे। ठीक है, यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, ये आपके नोट्स हैं, यहाँ से आपने नोट्स प्रिपेयर कर लेंगे अच्छे से। पीडीएफ फॉर्म के अंदर मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिए हैं, फिर नोटबुक के अंदर इन सभी को अच्छे से उतार लेंगे। ठीक है, जो पॉइंट है नोट करने के, ठीक है, उनको विशेष नोट कर लेना। जैसे ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, ये आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को अच्छे से आप रेडी कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद ये कल हो गया था, यूनिट्स हो गई थी, एसआई यूनिट हो गई थी, ये आपकी एसआई यूनिट्स है। ठीक है, इनको कर लेंगे आप। उसके बाद नेक्स्ट आपका ये लास्ट है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, उसके बाद आज हम पढ़ेंगे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। देखो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी क्या कहती है, इसके बारे में पढ़ेंगे हम। देखो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी 1808 के अंदर डाल्टन ने पब्लिश की थी। ठीक है, और उसने क्या कहा था, उसके जो बातें थी वो आपके नीचे पहला फर्स्ट उसने क्या कहा था, मैटर कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल एटम। ठीक है, मैटर है वो इंडिविजुअल एटम कंसिस्ट करता है। सेकंड उसने क्या कहा था, सेकंड उसने कहा था कि भी आपका ऑल द एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग आइडेंटिकल मास, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट ऑफ डिफरेंट मास। ठीक है, थर्ड क्या कहा था उसने कहा था कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन इन ए फिक्स रेशियो। जो आपके एटम्स है वो किसके अंदर, एक फिक्स रेशियो के अंदर कंबाइन होंगे। और फोर्थ क्या कहा था, केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व्स रिकॉग्नाइजेशन ऑफ एटम्स, दीज आर नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। ये सारी बातें किसने कही थी, डाल्टन्स ने कही थी। और इन्हीं पॉइंट के बेसिस के ऊपर जो थ्योरी दी गई उस थ्योरी का नाम था बेटा डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। नेक्स्ट बात करते हैं कि भी आपका एटम। देखो एटम क्या होता है, एटम की आप डेफिनेशन की बात करें तो एटम क्या होगा, एटम आपका होता है, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एन एलिमेंट दैट कैन बी पार्टिसिपेट इन ए केमिकल रिएक्शन, जो किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करेगा। इसके अंदर एक बात है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट करने की है, वो बात क्या, अभी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट इसके अंदर देखिए आप ब्रैकेट के अंदर नोट डाउन करके लिख भी रखा है। ठीक है, इसके अंदर आपका ये लिख रखा है, ये वाला नोट करके, दिस डेफिनेशन होल्ड्स ट्रू ओनली फॉर नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ये जो बात है केवल नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट के लिए ट्रू है कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एन एलिमेंट दैट कैन बी पार्टिसिपेट इन ए केमिकल रिएक्शन। ठीक है, उसके बाद आता है मास ऑफ एन एटम। मास ऑफ एन एटम क्या होगा, मास ऑफ एन एटम के लिए दो मेथड्स हैं। ठीक है, पहला मेथड क्या कहता है, पहला मेथड कहता है, फर्स्ट जो मेथड होगा आपका कि एटॉमिक मास, ये कहता है कि एटॉमिक मास कैन बी डिफाइंड एज ए मास ऑफ सिंगल एटम which is measured in atomic mass unit AMU और unified mass। ठीक है, where AMU क्या होता है आपका 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन 12 एटम। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा मल्टीपल चॉइस के लिए कि भी आपका 1 AMU कितने के बराबर होता है, तो 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन 12 एटम, इतने के बराबर होता है ये। ठीक है, ये वाला नेक्स्ट बात है, ये तो फर्स्ट मेथड। उसके बाद सेकंड मेथड क्या कहता है, मास ऑफ 6.022 इंटू 10 की पावर 23
23 atoms of that element taken in grams, this is also known as molar atomic mass. This is also known as molar atomic mass. ठीक है, अब यहाँ पे कुछ पॉइंट है बेटा नोट डाउन करने के, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो पॉइंट क्या कहते हैं, सुनो कि मास ऑफ वन एटम इन AMU एंड मास ऑफ 6.022 × 10⁻23 एटम्स इन ए ग्राम्स आर न्यूमेरिकली इक्वल, कि न्यूमेरिकली आपस में क्या है, ये इक्वल है. व्हेन एटॉमिक मास इज टेकन इन ग्राम्स इट इज आल्सो कॉल्ड मोलर एटॉमिक मास, कि जब आप एटॉमिक मास को ग्राम्स के अंदर लेते हैं तो वो आपका क्या कहलाएगा, मोलर एटॉमिक मास कहलाएगा. और ये जो वैल्यू है आपका 6.022 10⁻23 ये क्या कहलाता है, ये आपका 1 मोल भी कहलाता है. और यही जो नंबर है इसी नंबर को एवोगैड्रो नंबर भी बोलते हैं. इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको नोट करेंगे आप कि 6.022 × 10⁻23 कितने के बराबर होता है, 1 मोल के बराबर होता है. और यही वैल्यू क्या कहलाती है, एवोगैड्रो नंबर भी कहलाता है. ठीक है, 1 मोल है क्या, 1 मोल आपका ये जैसे आप देखते हैं 1 डजन के अंदर भाई 12 थिंग्स है, 1 पेयर के अंदर 2 थिंग्स है, ऐसे ही 1 मोल के अंदर 6.022 10⁻23 आपको एटम्स मिलेंगे. ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा आपका एवोगैड्रो नंबर. और मोल जस्ट जैसे आपका नीचे दे रखा आपका मोल इज जस्ट ए नंबर, ये क्या आपका जस्ट एक नंबर है. जैसे आपका 1 डजन 12 तो 1 मिलियन 10⁻6 तो 1 मोल 6 × 6.022 10⁻23. ये था एटम की बात. उसके बाद आता है बेटा मॉलिक्यूल. मॉलिक्यूल क्या होगा, मॉलिक्यूल क्या होता है, मॉलिक्यूल होता है बेटा कि आपका ए ग्रुप ऑफ सिमिलर और डिसिमिलर एटम्स विच एग्जिस्ट टुगेदर, कि एक सिमिलर या डिसिमिलर एटम्स का ग्रुप जो एग्जिस्ट टुगेदर इन नेचर इज नोन एज ए मॉलिक्यूल. जैसे आपका H2 आपका NH3, यहाँ पे आपका सिमिलर है भाई 2 हाइड्रोजन है, या आपका भाई डिसिमिलर है 1 नाइट्रोजन है 3 हाइड्रोजन है. तो ये जो ग्रुप होता है वो ग्रुप क्या कहलाएगा बेटा, वो ग्रुप आपका कहलाएगा दैट इज नोन एज द मॉलिक्यूल. ठीक है, इट में बी सिमिलर एंड इट में बी डिसिमिलर. ठीक है, अब कहता है कि द मास ऑफ मॉलिक्यूल इज मेजर्ड बाय एडिंग the masses of the atoms which constituent the molecule. Thus the mass of a molecule can also be represented by 2 methods used for measuring the mass of an atom, AMU and grams per mole. उसको आप ग्राम पर मोल से भी बता सकते हैं और उसको आप AMU यूनिट के अंदर भी बता सकते हैं. और AMU आपको बताया था, AMU क्या होता है भी आपका, दिस इज द 1/12 ऑफ द मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम. ठीक है, नीचे उसी का डिस्क्रिप्शन दे रखा है भी आपका. ठीक है, मोल्स ऑफ सब्सटेंस क्या है, मोल्स ऑफ ईच एलिमेंट क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, ये आपका ये ग्राफ दे रखे है, इसको आप स्टडी कर लेंगे. ठीक है, अब उसके बाद बात आती है बेटा केमिकल रिएक्शंस. देखो केमिकल रिएक्शंस होती क्या है, केमिकल रिएक्शन क्या होगा, केमिकल रिएक्शन इज ओनली रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स फ्रॉम डिफरेंट मॉलिक्यूल्स. ठीक है, ये सेम मॉलिक्यूल के अंदर भी हो सकता है, वो क्या कहलाएगा आपका रीअरेंजमेंट ही क्या कहलाएगा आपका केमिकल रिएक्शन. केमिकल रिएक्शन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पॉइंट है, वो आप नोट डाउन करेंगे. पहला पॉइंट क्या कहता है, फर्स्ट पॉइंट कहता है कि ऑलवेज बैलेंस केमिकल इक्वेशन बिफोर डूइंग एनी कैलकुलेशन, कि कोई भी कैलकुलेशन करने से पहले आप केमिकल रिएक्शन को क्या करेंगे, वो इक्वेशन को आप बैलेंस करेंगे. द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन ए रिएक्शन नीड नॉट टू बी कंजर्व. ठीक है, नेक्स्ट है इफ we talk about only rearrangement of atom in a balanced chemical reaction, then it is evident that mass of atom in the reaction side is equal
टू द सम ऑफ द मास एटम ऑफ द प्रोडक्ट साइड। और जो जब इक्वल जो मास है वही क्या कहलाता है, आप अभी पढ़ा था आपने पहले, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एटम्स या फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, उसके बाद आता है बेटा स्टिचियोमेट्री। देखो स्टिचियोमेट्री क्या होता है, स्टिचियोमेट्री होता है कि स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड कैलकुलेशन रिलेटेड टू इट्स। भाई किसी भी केमिकल रिएक्शन का स्टडी करना, ठीक है, और कैलकुलेशन करना उससे रिलेट, वही क्या कहलाएगा बेटा आपका, दैट इज नोन एज द स्टिचियोमेट्री। अब द कोफिशिएंट यूज टू बैलेंस द रिएक्शन इज कॉल्ड स्टिचियोमेट्री कोफिशिएंट। जो कोफिशिएंट इस्तेमाल होंगे किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए वो क्या कहलाएंगे आपके, दिस इज नोन एज द स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। अब इसके अंदर पॉइंट क्या याद करने हैं आपको, फर्स्ट द स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट गिवन द रेशियो ऑफ द मॉलिक्यूल्स और मोल्स दैट रिएक्ट एंड नोट द रेशियो ऑफ द मास। ठीक है, उसके बाद कहता है स्टिचियोमेट्रिक रेशियो कैन बी यूज टू प्रिडिक्ट द मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड only when if the all reactant and product present in the stoichiometric ratio। ठीक है, practically the amount of product formed is always less than the amount of predicted by theoretically calculation। ठीक है, ये आपका स्टिचियोमेट्री कहलाता है। उसके बाद आता है बेटा लिमिटिंग रिएजेंट एंड एक्सेस रिएजेंट। देखो लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, इफ द रिएक्टेंट आर नॉट टेकन इन ए स्टिचियोमेट्रिक रेशियो। कोई भी रिएक्शन के अंदर यदि रिएक्टेंट को स्टिचियोमेट्रिक रेशियो के अंदर आपने नहीं लिया है, देन द रिएक्टेंट इज लेस देन द रिक्वायर्ड अमाउंट डिटरमाइन हाउ मच प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड इज नोन एज द लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, एंड द रिएक्टेंट प्रेजेंट इन एक्सेस इज कॉल्ड एक्सेस रिएजेंट। जैसे आप एग्जाम्पल लो, एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताते हैं। ये कहता है कि इफ़ वी बर्न्स कार्बन इन एयर, ये कहता है कि जब आपने कार्बन को एयर के अंदर बर्न कर दिया, विच हैज़ एन इनफाइनाइट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, और इसकी जो इनफाइनाइट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन है, तो कहता है कि आपका देन द अमाउंट ऑफ CO2 बीइंग प्रोड्यूस विल बी गवर्न्ड बाय द अमाउंट ऑफ कार्बन टेकन। इन दिस केस कार्बन इज द LR लिमिटिंग रिएजेंट एंड ऑक्सीजन इज द एक्सेस रिएजेंट। यानी आपने ऑक्सीजन क्या है इनफाइनाइट अमाउंट के अंदर दिया है तो वो आपका एक्सेस रिएजेंट के अंदर, और जो आपका कार्बन है वो क्या है आपका लिमिटिंग रिएजेंट। उसके बाद आती है बेटा बात परसेंटेज यील्ड की। परसेंटेज यील्ड, देखो परसेंटेज यील्ड क्या होता है, परसेंटेज यील्ड को आप डिटरमाइन करने के लिए क्या करेंगे कि आपका प्रोडक्ट का जो रेशियो है, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 100 से। यानी आप क्या करेंगे, परसेंटेज यील्ड क्या होगा, एक्चुअल यील्ड। ठीक है, एक्चुअल यील्ड अपॉन थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाई 100, तो आपका क्या हो जाएगा, दैट इज द परसेंटेज यील्ड। तो आपका क्या बन जाएगा, परसेंटेज यील्ड बन जाएगा। उसके बाद बात करेंगे भाई आपका रिएक्शंस आपकी रिएक्शंस इन एक्वस मीडिया। टू सॉलिड कैन नॉट रिएक्ट विद ईच अदर इन सॉलिड फेज। ये कहता है कि कोई भी जो दो सॉलिड हैं वो सॉलिड फेज के अंदर रिएक्ट नहीं कर सकते, एंड हैंस नीड टू बी डिजोल्व इन ए लिक्विड, इसलिए उनको ज़रूरत होगी किसी लिक्विड के अंदर डिजोल्व किया जाए। व्हेन ए सॉल्यूट इज डिजोल्व इन ए सॉल्वेंट दे को एग्जिस्ट इन ए सिंगल फेज, और जब वो सिंगल फेज होगा वो आपका क्या कहलाएगा, दैट इज नोन एज द सॉल्यूशन। वेरियस पैरामीटर्स आर यूज टू मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन, और उसी सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए वेरियस पैरामीटर्स का इस्तेमाल किया जाता है। द स्ट्रेंथ ऑफ ए सॉल्यूशन डिनोट द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विच इज कंटेन इन द सॉल्यूशन, और उसके लिए आप यूज करेंगे डिफरेंट मेथड्स का। वो क्या क्या है, सबसे पहले बात करते हैं बेटा मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, देखो मोल फ्रैक्शन होता है इट इज़ द रेशियो ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा आपका किससे, आपका
जो इसका रिप्रेजेंटेशन होगा, इसका रिप्रेजेंटेशन होगा बेटा x से, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन किससे होगा, x से होगा। और इसके अंदर किसका रेशियो होगा, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो होगा। उस नंबर ऑफ मोल्स के अंदर